हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना शर्मा, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्यारकोटी, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। बच्चों, आप यहाँ कुछ चित्र देख रहे हैं। हो सकता है इन तस्वीरों को देखते हुए आपके मन में कुछ विरोधाभास आ रहे हों। आपको लग रहा हो हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, मतलब हर कोई इक्वालिटी को मानता है, लेकिन तब भी हमें अपने चारों तरफ इनइक्वालिटी, असमानता ही देखने को मिलती है। बच्चों, हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें धन संपदा, अवसर, कार्यस्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। आपके मन में प्रश्न हो सकते हैं कि क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती हैं? आखिर समानता का निहितार्थ क्या है, जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं? तो यह बात कहने का क्या अर्थ है कि हम सब समान हैं? आखिर हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम अपनी आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपने इस पाठ में यानी समानता नामक शीर्षक में ढूंढेंगे और जानेंगे कि समानता की विशेषताएं क्या होती हैं और समानता के विभिन्न अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समानता महत्वपूर्ण क्यों होती है। बच्चों, समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करती रह रही है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशेषताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती हैं। प्राचीन काल में समानता का अभाव था, क्योंकि उस समय दास रखने की प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा को प्राकृतिक माना जाता था और इस तरह दासों का जीवन उनके स्वामियों की दया पर निर्भर था। 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में समानता के विषय में एक महत्वपूर्ण और आदर्शात्मक घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की जो घोषणा की, उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और वह अधिकारों के संबंध में सदा स्वतंत्र और समान रहते हैं। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के सिद्धांत विकसित होने से समानता का महत्व और भी अधिक हो गया, क्योंकि समानता लोकतंत्र का मुख्य आधार है। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी आप जानते हैं कि समाज में हमारे चारों तरफ समानता की बजाय असमानता नजर आती है। According to Professor Lasky, no idea is more difficult than the concept of equality in the whole realm of political science. मतलब राजनीति के संपूर्ण क्षेत्र में समानता की धारणा से कठिन कोई अन्य धारणा नहीं है, ऐसा प्रोफेसर लॉस्की का मानना था।
इस कथन में पर्याप्त सत्यता भी दिखती है, क्योंकि समानता के अर्थों के विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रकृति ने सभी को समान पैदा किया है, इसलिए सभी व्यक्ति समान हैं। सबके साथ एक सा व्यवहार और सभी की एक समान आय होनी चाहिए। समानता के इस अर्थ के समर्थक प्राकृतिक समानता पर बल देते हैं। उनके अनुसार सब मनुष्य समान ही पैदा होते हैं और प्रकृति ने उन्हें समान रूप से ही रहने के लिए पैदा किया है। पर बच्चों, क्या आपको लगता है कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान पैदा किया है? व्यवहारिक पक्ष से भी यह अर्थ उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि इतिहास के किसी भी युग में, किसी भी देश में इस प्रकार की समानता ना कभी स्थापित हो सकी, ना ही हो सकती है। इस बात को हम विस्तार से आगे समझेंगे। पहले अर्थ संबंधी समानता के दो पक्षों को जान लेते हैं। टू एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी विद रिगार्ड्स टू इट्स मीनिंग। नेगेटिव एस्पेक्ट, नकारात्मक पक्ष कहता है कि समानता का अर्थ किसी व्यक्ति वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग के लिए विशेषाधिकार का अभाव है। इसका मतलब है कि रंग, नस्ल, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर ना तो किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाना चाहिए और ना ही किसी को इन आधारों पर कोई विशेषाधिकार दिए जाएं। अपितु सभी व्यक्तियों के अधिकारों में समानता होनी चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी कि सकारात्मक पक्ष कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने के लिए उचित अवसर प्राप्त होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही विकास करना है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार विकास करने के उचित अवसर प्राप्त होने ही चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। यदि कोई सरकार सभी व्यक्तियों को उनकी अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने के लिए उचित अवसर प्रदान करती है, तो हम कह सकते हैं कि वह सरकार समानता के सिद्धांत पर अमल कर रही है। According to D.D. Raphael, the right to equality is the right to the equal satisfaction of the basic human needs, including the needs to develop and use capacities which are specifically human. समानता के अधिकार का अर्थ मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की समान पूर्ति का अधिकार है। ऐसी आवश्यकताओं में विकास की आवश्यकता और विशेष तौर पर मानवीय क्षमताओं के प्रयोग की आवश्यकता शामिल है। According to Lasky, whatever rights inhere in another by virtue of his being a citizen must inhere and to the same extent in me also. नागरिक होने के नाते जो अधिकार अन्य व्यक्तियों को मिले हैं, उसी रूप में तथा उसी सीमा तक अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए। समानता की अवधारणा में निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय यह भी है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है और हो सकता है इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज्यादा सफल हो जाएं। लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट से पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को हम असमान नहीं कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता में असमानताओं की वजह से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बन सकता है। मतलब, यदि सभी लोगों को बराबर शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास ना मिले, तो हम कह पाएंगे कि उस समाज में असमानताएं हैं। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं।
राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है और यही बात आपको समझनी भी है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जाता है, यानी जो जैसा पैदा हो गया है वो वैसा ही रहेगा। दूसरी ओर सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। जैसे मान लीजिए कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ भी देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से उचित नहीं लगते हैं। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फर्क करना इसलिए भी जरूरी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। दो तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे समय से चली आ रही हों तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे वे जन्मजात हों और आसानी से बदल नहीं सकती। जैसे औरतें आदि काल से अबला कही जाती थी, उन्हें भीरू और पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए माना जाने लगा कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। वो प्राकृतिक लगता था। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले और महज शारीरिक श्रम और खेलकूद और संगीत में बेहतर माने जाते थे। यह धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई। ऐसी सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है। वह यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही हैं। जैसे चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। पहिएदार कुर्सी और कृत्रिम पांव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस शायद ही चल या बोल सकते थे, परंतु उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान दिया है। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उभरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इंकार कर दिया जाए कि वे प्राकृतिक रूप से कम सक्षम हैं, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। अब इस चर्चा के बाद हम समानता की विशेषताओं को कुछ इस प्रकार समझ पाते हैं कि समानता का अभिप्राय पूर्ण समानता नहीं है। इक्वालिटी डज नॉट मीन टोटल इक्वालिटी। समानता का अर्थ सभी लोगों की पूर्ण समानता नहीं है। पूर्ण समानता तो प्राकृतिक समानता की विशेषता भी नहीं हो सकती है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक भिन्नताओं के अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ण समानता की संभावना नहीं हो सकती है। समानता का अर्थ एक जैसी अवस्थाओं में सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार है। भेदभाव का निषेध, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जहां जन्म, जाति, धर्म, लिंग या किसी भी और ऐसे आधार पर मनुष्य में भेदभाव किया जाता है, वहां समानता का अस्तित्व नहीं हो सकता है। भेदभावों का निषेध ही समानता का सारांश है। संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था।
प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। जाति या जन्म आदि के आधार पर भेदभाव का अस्तित्व समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, परंतु यदि जाति या आर्थिक या किसी और आधार पर समाज के कमजोर वर्गों या पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों की सुरक्षा तथा विकास के लिए इन वर्गों के लोगों को विशेष रियायतें या सुविधाएं दी जाती हैं, तो ऐसी रियायतें समानता के सिद्धांत की उल्लंघना नहीं होती हैं। कमजोर वर्गों के पक्ष में भेदभाव की व्यवस्था कहा जाता है और ऐसे भेदभाव का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लोगों का समाज के उन्नत वर्गों के लोगों को समान विकास करने योग्य बनाना होता है। इस संबंधी हमारे देश के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रियायतों की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में अंकित समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाता है। विशेष अधिकारों का अभाव, एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स। यदि समाज के किसी वर्ग के लिए जन्म, वंश, धर्म, नस्ल, सामाजिक या आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर विशेषाधिकारों की व्यवस्था की जाती है, तो उस समाज में समानता का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। यदि सरकारी पद कुछ विशेष वर्गों के लोगों के लिए सुरक्षित किए जाते हैं और कुछ अन्य वर्गों को उन पदों से वंचित रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। समान अधिकारों की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स। समानता के इस पक्ष का सारांश लास्की के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि नागरिक होने के नाते दूसरे व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं, वे अधिकार उस सीमा तक मुझे भी दिए जाने चाहिए। समानता का सिद्धांत यह मांग करता है कि किसी भी आधार पर व्यक्तियों के किसी भी वर्ग को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था समानता की महत्वपूर्ण विशेषता है। अवसरों की समान उपलब्धता, इक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। समानता का सिद्धांत यह मांग करता है कि अधिकारों की केवल व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए उनकी समान उपलब्धता भी होनी आवश्यक है। प्रत्येक तरह के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए और किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर उसके सर्वोत्तम विकास के लिए अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति ही मानवीय विकास का मूल आधार है। जिस समाज में सभी लोगों की मूल आवश्यकताएं ही पूर्ण नहीं होती होंगी, उस समाज में समानता का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। समानता के अस्तित्व के लिए प्रथम शर्त मानवीय जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है। लास्की का कथन है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे इस अधिकार के कारण मेरा पड़ोसी रोटी के बगैर भूखा रहता है। एक अन्य जगह पर लास्की ने कहा है कि जब तक सभी लोगों को रहने के लिए मकान की आवश्यक सुविधा नहीं मिलती, तब तक किसी भी व्यक्ति को 20 कमरों के मकान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राफेल भी ये मानते हैं कि समानता के अधिकार का उचित भाव सभी लोगों की मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है। इसलिए विशेष अधिकारों का अभाव, सभी के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था, अवसरों की समान उपलब्धता, मानवीय जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रत्येक तरह के भेदभाव का अभाव समानता की आवश्यक विशेषताएं हैं। हम कह सकते हैं कि जन्म, धर्म, जाति, रंग आदि के आधार पर विशेषाधिकारों का अभाव, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था, सभी व्यक्तियों को अपना सर्वोत्तम विकास करने के योग्य तथा समान अवसरों की उपलब्धता, व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योग्य अवसरों की समान व्यवस्था समानता का अभिप्राय हो सकती हैं। बच्चों, समानता के विषय में हम आने वाले अगले दिनों में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।